नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। दोस्तों, हिंदी में एक कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरती है। इस कहावत को आज हम आपको सच करके बतलाने वाले हैं। हम यहाँ पर आज आपके समक्ष लेकर हाजिर हैं बीपीएससी ट्री एग्जाम का प्रश्न पत्र। हम इस एग्जाम में करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में, जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये प्रश्न कहाँ से पूछे गए, कौन से प्रश्न थे। अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो सारे प्रश्नों को आप हल करके आए। अगर आपने इस एग्जाम को दिया है, बीपीएससी ट्री एग्जाम 2023 वाला, जो कि फर्स्ट शिफ्ट सेट डी का प्रश्न पत्र हमारे पास है, और ये एग्जाम आज यानी कि 24/8/2023 को आयोजित हुआ है। तो इस एग्जाम में करंट अफेयर्स के प्रश्नों की बात करें, जो हमें प्रश्न पत्र मिला, आई थिंक वो बीपीएससी ट्री एग्जाम का ही है। जो मुझे मिला है उसी आधार पर ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हमें भी ये जो प्रश्न पत्र मिला ये ऑनलाइन ही मिला है। अच्छा, अगर आप एग्जाम देके आए होंगे तो आपको मालूम होगा, प्रश्न को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये इसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इस क्वेश्चन पेपर के सेट डी के आधार पर हम बात करें तो इसमें करंट अफेयर्स का 14 प्रश्न था। प्रश्न पत्र में जो प्रश्नों की कुल संख्या थी वो 120 थी। 120 प्रश्नों में से करंट अफेयर्स के 14 प्रश्न थे। ये हम बात कर रहे हैं बीपीएससी ट्री एग्जाम यानी कि टीचर भर्ती वाला जो एग्जाम था उसकी। लेकिन वहीं पे 69 बीपीएससी या 68 बीपीएससी की बात करें, बीपीएससी जो आयोजित होती इस प्रकार से एग्जाम, जो 68वीं वाला एग्जाम आयोजित हुआ, वहां पर करंट अफेयर्स के तकरीबन 38 से 40 प्रश्न आपके पूछे गए थे 150 प्रश्नों में से। तो हम ये उम्मीद जता रहे थे कि यहाँ पर 120 में से कम 20 से 25 प्रश्न पूछे जा सकते थे करंट अफेयर्स की। हमने ये उम्मीद रखा था कि 20 से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन जो प्रश्न पूछे गए महज 14 ही प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे गए। अब ये प्रश्न कौन कौन से हैं उसको लेकर हम यहाँ पर चीजें देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? अच्छा, अगर आपने हमारे वीडियो को रेगुलर फॉलो किया होगा तो इसका आंसर आप प्रश्न देखते ही झट से कर दिए होते। इसका राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर, अंजी नदी पर यह बनाया गया केबल आधारित भारत का पहला रेल पुल। मालूम होगा, विस्तार पूर्वक हमने कई बार आपको बताया। तो प्रश्न के रूप में हमने जानकारी दिया ही था, लेकिन चीजों को जब हम रिपीट करते हैं, जब चीजों को एकदम से रिवीजन करते हैं आपके साथ डेली बेसिस पर, डेली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में, तो वहां पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिला। तो पहला प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये सारे प्रश्न अभी भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। अच्छा, दूसरे प्रश्न की बात करें, जो दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि भारत का पहला अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। एक्चुअली में ये स्थापित किया जा चुका है, और इसको लेकर सेमिकॉन इंडिया भी एक सम्मेलन आयोजित किया गया था गुजरात में। तो सेमीकंडक्टर नीति को अपनाने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो कौन है? तो राइट हो जाएगा गुजरात। देखिए किस प्रकार से प्रश्न बने हैं, अगर आपने रेगुलर क्लास को फॉलो किया होगा। मैं यहाँ पे शुरू में इसलिए बोला कि बूंद बूंद से घड़ा भरती है, कहने का सेंस यह है कि निरंतरता के साथ अगर आपने पढ़ाई की होगी, एकदम से छोटे छोटे, यानी कि कहने का सेंस यहाँ पर यह है, मान लीजिए कि किसी मंथ में करंट अफेयर्स के 400 प्रश्न बने। ठीक है, जब लास्ट में, मंथ के लास्ट में आप इसे पढ़ेंगे तो समझिए कि आपको एक पहाड़ सा लगेगा कि सारे प्रश्न, 400 प्रश्न को मुझे पढ़ना है। लेकिन डेली बेसिस पर जो हम आपको क्लास देते हैं प्रत्येक दिन 12 प्रश्न का, उसमें कुछ स्टैटिक पोर्शन भी हम ऐड करते हैं, लेकिन मूलतः जो प्रश्नों की संख्या होती है वो 12 होती है। लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन और संबंधित तथ्य होते हैं, तकरीबन वहां हम 100 से 150 तथ्य आपको बतलाते हैं। तो इससे क्या होता है कि रेगुलर बेसिस पर जब आपकी तैयारी होती है तो वो कहीं ना कहीं वो आप वैसे सेक्शन को मजबूत करते हैं जहां से प्रश्न बनने की संभावना है। तो यहाँ पर जो प्रश्न था कि सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, तो राइट आंसर होगा गुजरात। अब यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न। अच्छा, ये एक ऐसा प्रश्न है जो कि मुझे लगता है कि लगभग विद्यार्थियों ने गलत किया होगा, क्योंकि ये इतना डीप में जाके पूछा गया है। वो आप यहाँ पे प्रश्न को देख के समझ पाएंगे कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर पहले प्रयास के पीछे कौन था। अब यहाँ पर देखिए इसके बारे में पूछा गया है। ये जो जिसका भी ये प्रश्न पत्र है, उन्होंने देखे यहाँ पर इसे सर्किल मार देने, कि उनसे ये प्रश्न नहीं भरा, ये मार करके उन्होंने रखा था। अब यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा एच.एस. पोलक। इन्हें हेनरी पोलक भी कहकर जाना जाता है। ये मूलतः दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे, और ये गांधी जी के एक बहुत बड़े सहयोगी थे। इन्होंने बहुत सहयोग किया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान भी। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि गांधी जी के जीवन के पहले अज्ञात प्रयास, जो कि चंपारण सत्याग्रह था, और ये बिहार में हुआ था, और इसमें बहुत प्रयास किया था, मतलब सहयोग किया था एच.एस. पोलक अर्थात हेनरी पोलक ने, जो कि दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले थे। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखें। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न पे। ये चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन या फिर कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है। देखिए I2U2 ग्रुप अभी हाल ही में एक गठित कर सकते हैं
संगठन है और इस संगठन में जो देश हैं वो देशों के बारे में यहाँ पे पूछा गया कि इनमें कौन सा देश सदस्य है। तो देखिए इसमें जो सदस्यों की बात हम करेंगे तो कुल मिला के 4 सदस्य देश हैं इसमें I2U2 में। अब ये 4 देश कौन कौन है, एक तो है संयुक्त अरब अमीरात अर्थात UAE, दूसरा इजराइल, तीसरा भारत, एक और है जो कि आपको ध्यान रखना है, एक और है अमेरिका। तो कुल 4 देश हुए और इस आधार पर जो यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं कि I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है, हाल ही में गठित हुआ है, तो इसमें 3 विकल्प यहाँ पे हमारा सही है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक अर्थात विकल्प नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का एकदम करेक्ट होगा। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। यह प्रश्न है कि 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। अच्छा, ये मार्च 2023 का करंट अफेयर्स है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा यह होगा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रूस का ही अभी एक चंद्रयान था लूना 25 जो कि कह सकते हैं क्षतिग्रस्त हुआ, पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, और वो जो कह सकते हैं चंद्रमा मिशन था वो पूरी तरह से रूस का वो फेल हो चुका है। तो ये भी यहाँ से ध्यान रखिए। हालांकि भारत का जो चंद्रयान 3 है जो लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को, 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च हुआ था, और यहां से आपको ये ध्यान रखना है कि सफलतापूर्वक चांद की जमीन पर वो लैंड कर चुका है। और ये तिथि कौन सा है ये भी पूछा जा सकता है, तो 23 अगस्त 2023 शाम के 6:04 पर। ठीक है, ये चीजें यहां से ध्यान रखिए। और इसके बारे में हालांकि कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया भी है एक वीडियो के माध्यम से कि चंद्रयान 3 के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वो थे पी वीरा मुथुवेल, और वर्तमान में जो इसरो के चीफ है वो है SS सोमनाथ। चलिए, अब यहाँ पर हमारा अगला छठा प्रश्न है कि तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है, कहां पर आयोजित हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था, हमने आपको बताया था। इसका राइट आंसर होगा पापुआ न्यू गिनी। जो भी विकल्प नंबर सी को टिक करके आए होंगे, पापुआ न्यू गिनी अगर सिलेक्ट होंगे तो उनका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगले प्रश्न में हम बात करें तो ये प्रश्न है कि रोवन विल्सन किस शहर के पहले और श्वेत न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क। ये अमेरिका का एक बहुत बड़ा शहर है, और आपको ध्यान रखना है कि ये पहला और श्वेत मुख्य न्यायाधीश बना है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर का। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अमेरिका के पहले और श्वेत राष्ट्रपति कौन थे, तो बराक ओबामा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर जो मुख्य न्यायाधीश की बात हुई है तो वर्तमान में भारत के 50वें व जो मौजूदा मुख्य न्यायाधीश हैं वो है DY चंद्रचूड़, यानी कि धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। और उसके अतिरिक्त एक पॉइंट ये भी आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अर्थात मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो 44वें व मौजूदा मुख्य न्यायाधीश हैं कृष्णन विनोद चंद्रन। चलिए, अच्छा, पटना हाईकोर्ट से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो 3 फरवरी 1916 को पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। कई बार यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बने। अब यहाँ पर देखिए अगला 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाए। अच्छा, ये बहुत ज्यादा खबरों में रहा था और इसको लेकर आपको ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि USA अर्थात अमेरिका। अमेरिका ने यह सिफारिश किया कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाए। तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से दिया गया, किन्हें दिया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि बुल्गारिया के ये रहने वाले हैं जिनका नाम है जॉर्जी गोस्पोडिनोव, जिन्हें ये अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। ये बुल्गारिया के रहने वाले हैं। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगला प्रश्न, ये प्रश्न में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा और बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि गलत करके बिल्कुल आए। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO कौन है। अच्छा, ट्विटर के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO थे पराग अग्रवाल थे, और इसके बाद पराग अग्रवाल के बाद जो नियुक्त किया गया, ये नियुक्त किया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंडा याकारिनो। तो विकल्प नंबर बी, जो भी बी को सिलेक्ट किए हैं, मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं इसको चुने होंगे जो डीपली जाके करंट अफेयर्स को पढ़े होंगे। तो बहुत सारे लोगों ने पराग अग्रवाल को सिलेक्ट किया होगा, लेकिन जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर बी। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। अच्छा, ये जो अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी। इस प्रश्न के बारे में या फिर 2011 की जनगणना के बारे में हर बार हमने आपको बताया, जब भी 2011 की जनगणना की चर्चा हुई मैंने आपको बताया कि यहाँ से एक प्रश्न कॉमन रूप से पूछे जाएंगे।
हर एग्जाम में बिहार के लगभग पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न है कि बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी 2011 की जनगणना के आधार पर। देखिए जो विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है। ये थोड़ा सा एकदम नजदीक गया है, लेकिन एग्जैक्ट जो आधिकारिक जो डेटा है उसके आधार पर ये भी बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन आसपास है। तो महिला साक्षरता दर की बात करें बिहार में, तो ये 53.33% है। ये यहाँ से ध्यान रखेगा, 53.33% है। तो ये तो रही बात यहाँ पर फीमेल कैटेगरी की। और वहीं पर अगर हम बात करें मेल कैटेगरी के पुरुष वर्ग की साक्षरता दर कितनी रही, तो आपको ध्यान रखना है 73.39% ये पुरुष वर्ग का साक्षरता दर रहा है बिहार में 2011 की जनगणना के आधार पर। ठीक है, और ओवरऑल अगर हम बात करें, ओवरऑल बिहार का जो साक्षरता दर है वो कितना रहा, तो ये रहा 61.80%। ठीक है, ये यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। ये चीजें एग्जाम में पूछे जाने योग्य है, कभी भी पूछे जा सकते हैं। हालांकि यहाँ जो पूछा गया था वो महिला साक्षरता के बारे में आपसे पूछा गया था। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दशमलव के बाद जो जीरो होते हैं और इसका कोई वैल्यू नहीं होता। कई जगह पर आपको 61.8 भी लिखा मिल सकता है, तो कंफ्यूजन का शिकार आप लोग नहीं होंगे। दशमलव के बाद जो अंक के बाद जो जीरो होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता, खास करके यहाँ पर इस स्थिति में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। इसको हम 61.80 या फिर 61.8 भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है कि सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, वे जानी जाती है। इस प्रश्न के बारे में भी विस्तृत तौर पर हमने आपको जानकारी दिया था। हालांकि इसका फोटो जो था, जो हमने आपको बताया था, वो हमें मिल गया, तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है। तो पेपर मेसी कलाकार के रूप में उनकी पहचान है और ये बिहार की रहने वाली है, जिन्हें की अभी 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ पर ये देखिए पद्मश्री पुरस्कार की बात करें तो ये भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस वर्ष 2023 में पूरे भारत से 106 विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। उसको लेकर चीजें यहाँ पर विस्तार पूर्वक दर्शाई गई है। आप देख सकते हैं कि 2023 में जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई, ओवरऑल कुल 106 विभूतियों को सम्मानित किया गया। और इन 106 विभूतियों में से आपको ध्यान रखना, पद्म विभूषण से 6 को, पद्म भूषण से 9 को और पद्मश्री से 91 को। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं पद्म विभूषण जो है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पद्म भूषण तीसरा और पद्मश्री चौथा। अच्छा, 2023 में 3 बिहारी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। एक तो है सुभद्रा देवी कला के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में आनंद कुमार, कपिल देव प्रसाद को कला के लिए। आप तीनों को यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। इसको लेकर डीपली हमने नॉलेज आपके साथ शेयर किया था पहली बार जब ये घोषणा हुई थी, जब ये वितरित हुआ था। अच्छा, यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कारों की बात करें तो पहला पद्मश्री पुरस्कार बिहार को जो मिला था 1961 में सामाजिक कार्य के लिए बिहार की अमाल शाह को दिया गया था। नोट कीजिएगा, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछे जाने योग्य है, पूछे जा सकते हैं। अच्छा, वहीं पर एक पॉइंट और भी है कि अब तक की प्राप्त जानकारी के आधार पर 77 बिहारियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगला 13वां नंबर प्रश्न है कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा विमल पटेल। ये पद्मश्री से सम्मानित है, तो पद्मश्री विमल पटेल इसका राइट आंसर होगा। संसद भवन के नए जो भवन है, यानी कि संसद का जो नया भवन है, उसका जो प्रभारी वास्तुकार उनका नाम है पद्मश्री विमल पटेल। नेक्स्ट 15वां प्रश्न यहाँ पर है कि किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। अच्छा, अभी एक प्रश्न जो आया था कुछ समय पहले, वो करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमने नहीं गिना है, तो इसलिए यहाँ पर 15 आपको दिख रहा है। हालांकि 14 ही करंट अफेयर्स के प्रश्न जो मूलतः करंट अफेयर्स की श्रेणी में होंगे, वो 14 ही प्रश्न पूछे गए। तो यहाँ पर जो पूछा गया कि किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है, तो राइट आंसर था होगा मध्य प्रदेश। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, अभी हाल में ट्रांसजेंडर को लेकर हमने एक जानकारी दिया था कि राजस्थान, यहाँ पर देखिए विकल्प नंबर ए में राजस्थान है, तो राजस्थान में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर के नाम पर बर्थ सर्टिफिकेट जारी हुआ, जिनका नाम है नूर शेखावत। और ट्रांसजेंडर अर्थात किन्नर की यहाँ पर बात हुई है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि अभी हाल में प्रेमचंद रंगशाला में पटना में किन्नर महोत्सव आयोजित हुआ। कब? तो 14 जुलाई को। अच्छा, इस 14 जुलाई के बारे में एक चीज हमने ये भी बताया कि इसी 14 जुलाई को अभी हाल ही में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखें। अच्छा, ट्रांसजेंडर को लेकर, ट्रांसजेंडर की कर सकते हैं चुनाव में सहभागिता बढ़ाने के लिए एक जानकारी हमने आपको दिया था कि मोनिका दास को चुनाव आयोग ने स्टेट आइकन नियुक्त किया है बिहार का, आपको मालूम होगा। अच्छा, यहाँ पर ये जो 16वां प्रश्न है, अब यहाँ से
ये करंट अफेयर्स के प्रश्न है, बल्कि ये इतिहास के प्रश्न है। चलिए इसे भी देख लेते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? ये बहुत कॉमन प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत कीजिए है। इब्न बतूता मोरक्को के रहने वाले थे। चलिए ये तो रही बात, यहाँ पर ये 15 प्रश्न करंट अफेयर्स के पूछे गए थे, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, करंट अफेयर्स का एक रिसेंटली जो हमारा नया पीडीएफ है, वो जनवरी से जुलाई तक का संग्रह है, जो कि हमने सारे मंथ का जनवरी से जुलाई 2023 तक का इसमें सम्मिलित कर दिया है। पिछले 7 माह के करंट अफेयर्स का विस्तृत संग्रह इसमें है। इसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह किया गया है। और इस पीडीएफ की एक खास विशेषता यह है कि इसमें 200 सिलेक्टेड बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के प्रश्नों का संग्रह किया गया है। अच्छा, हम ये अपेक्षा कर रहे थे कि 20 से 25 से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना थी, लेकिन प्रश्न बने, लेकिन 14 ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए। तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? बिहार करंट अफेयर्स का हमने एक्सपेक्ट किया था कि कम से कम 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, बिल्कुल भी वैसा नहीं हुआ। उस तरह से नहीं पूछा गया जो हमने अपेक्षा किया था। अच्छा, यही वो वीडियो है जिसको लेकर हमने बतलाया। हालांकि 120 प्रश्न थे, इसीलिए करंट अफेयर्स का जो मतलब वेटेज था वो कम रखा गया था। लेकिन 69वीं बीपीएससी जो आपका आयोजित होगा, पिछले 3-4 वर्षों में ये देखा गया कि तकरीबन 40 प्रश्न आपके करंट अफेयर से पूछे गए। इस चीज को ध्यान रखिएगा, प्रीवियस वर्षों का प्रश्न पत्र को जब आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि 38 से 40 प्रश्न हर बार पूछे गए। तो अब तक इस वीडियो को 1,40,000 छात्र छात्राओं ने, विद्यार्थियों ने देख लिया है। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, नो डाउट यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। 200 सिलेक्टेड वन लाइनर प्रश्नों का संग्रह है बिहार स्पेशल का, जनवरी से जुलाई तक का। जब जुलाई और जब अगस्त समाप्त हो जाएगा तो अगस्त का भी इसमें हम संग्रह करके एक नया वीडियो आपके समक्ष रखेंगे। एक कोर्स संचालित है बीपीएससी मेकर ऐप पर, जो एग्जाम आपका 30 सितंबर को होना है। इस एग्जाम को लेकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इस कोर्स को। यही कोर्स अपग्रेड होकर 17वीं बीपीएससी के लिए भी वैलिड हो जाएगा। अगर अभी आप इसे ज्वाइन करते हैं तो दोनों एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। इसमें हम आपको क्या क्या चीजें देने वाले हैं वो जरा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें सिलेबस आधारित नोट्स आपको मिलेंगे, संपूर्ण बिहार जीके का नोट्स मिलेगा, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज मिलेगा, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा। और ये डेली, मंथली और ईयरली बेसिस पर आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज यहाँ पर आपको दिया जाएगा, फुल लेंथ टेस्ट होंगे जो कि ऑनलाइन मोड में होंगे। इसका सोल्यूशन का आपको पीडीएफ भी मिलेगा, बाकायदा सारे प्रश्नों का। सेक्शनल टेस्ट होगा, प्रीवियस ईयर पेपर आदि सभी चीजें आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। इस कोर्स में जो आपको टेस्ट सीरीज मिल रहे हैं अभी 69वीं के लिए 40 फुल लेंथ टेस्ट है। हालांकि 70वीं जब ये अपग्रेड होगा तब भी हम इसमें जो नया सेट अपडेट करेंगे तो वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। उसकी घोषणा हम बाद में करेंगे कि 70वीं के लिए कितना टेस्ट होगा। अच्छा, इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए जब आप बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करेंगे, कोर्स परचेज करते समय ये BM100 प्रोमो कोड अप्लाई करेंगे तो महज 399 रुपये में एक नाम मात्र का फी पर आप 12 महीने की अवधि के लिए तमाम मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि बहुत कम कीमत पर ये तमाम चीजें हमने आपके लिए उपलब्ध कराया है। नो डाउट हजारों छात्र इसको ज्वाइन किए हुए, आप भी ज्वाइन कीजिए, निश्चित तौर पर आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अच्छा, किसी प्रश्न को लेकर कोई दिक्कत रही होगी आपको तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।